Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the IR spectroscopy part 2. First of all, spectroscopy. Spectroscopy क्या है? It is the study of interaction of electromagnetic radiation with the matter. इन वेरी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी भी मैटर के साथ, एनालाइट के साथ या सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसकी स्टडी को हम इसमें पढ़ते हैं और एज अ रिज़ल्ट में हमारे पास ग्राफ विजुलाइज होके आता है या ग्राफ हमारे पास आता है. इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो सी हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं एनालाइट के साथ. एनालाइट हमारा सैंपल भी हो सकता है, कोई भी सैंपल हो सकता है, प्रोटीन या एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोगों ने देखा किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनालाइट के साथ या सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं एंड आफ्टर इंटरेक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं यानी कि जंप करते हैं फ्रॉम लोअर ग्राउंड स्टेट से टू अ हायर स्टेट में. ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम आता है. इन बिल्कुल इसी तरह जब EMR एनालाइट के साथ इंटरेक्ट करेंगी ऐसी रेडिएशंस जो IR की हों, IR रेडिएशन जब एनालाइट के साथ या सैंपल के साथ हमारे पास इंटरेक्ट करेंगी तो एज अ रिज़ल्ट में क्या होगा, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज C+O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ये IR रेडिएशंस हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि वाइब्रेशन चेंजेस, क्या होगा, इसके ये अंदर दरमियान में ये जो बॉन्ड है ये वाइब्रेट करेगा. ठीक है, इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा, आइदर स्ट्रेचिंग होगी या बेंडिंग होगी. ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट में फिर हमारे पास IR स्पेक्ट्रम आएगा. यानी कि IR रेडिएशन जब किसी भी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसकी इंटरेक्शंस के थ्रू हमारे पास क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन में चेंज आता है, उसके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें उसकी डायपोल मूवमेंट में चेंज आता है. ठीक है, आइदर वो स्ट्रेच करता है या बेंड करता है, तो उसके रिज़ल्ट में फिर वो कंपाउंड हमारे पास IR एक्टिव कहलाता है और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास IR स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है. इन केस ऑफ IR रेडिएशंस, when IR radiations fall on a sample and when UV visible radiation fall on a sample, only excitation of electrons occur from ground state to excited state and the resulting UV visible spectrum will be produced in front of us. नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर अ कंपाउंड अब्जॉर्ब IR रेडिएशंस. क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू क्राइटेरिया है जिसके थ्रू कंपाउंड्स जो से IR रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे कंपाउंड्स कभी भी IR रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करते, जस्ट वो कंपाउंड्स अब्जॉर्ब करते हैं IR रेडिएशंस को जिनके दरमियान डायपोल मूवमेंट होती है. बिकॉज जब कंपाउंड IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा और चेंज इन डायपोल मूवमेंट में के रिज़ल्ट की वजह से हमारे पास IR स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा और पीक्स आएंगी. ठीक है, अब डायपोल मूवमेंट होता क्या है, डायपोल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हैविंग अ मॉलिक्यूल C+O. ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल जिनके जो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनके एटम्स जो से हैं वो डिफरेंट हैं, जब एटम्स डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हमारे पास पोल्स क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, और जब पोल्स क्रिएट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि डायपोल इसने क्रिएट कर दिया है. ठीक है, या डायपोल क्रिएट हो गए हैं. ठीक है, अब जब ये डायपोल क्रिएट हो गए हैं, और याद रहे कि ये डायपोल क्रिएट होंगे इन पोलर मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देयर एटम्स. ठीक है, जब ये डायपोल इनके दरमियान क्रिएट हो जाएगा, अब जब IR रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, इसके बॉन्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसके बाद बॉन्ड जो से हैं वो वाइब्रेट करेंगे, आइदर स्ट्रेचिंग होगी और बेंडिंग होगी. ठीक है, इनके बॉन्ड्स में वाइब्रेशन होगी और उस स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की वजह से हमारे पास एज अ रिज़ल्ट में कोई भी स्पेक्ट्रम जो सा है इसका प्रोड्यूस हो जाएगा लाइक दैट. ठीक है, इस तरह स्पेक्ट्रम आ जाएगा हमारे पास. और ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है
दे आर सिमेट्रिकल, एक जैसे हैं, जैसे कि एन एन हैं, दोनों इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ये नॉन पोलर है, तो क्या होगा, ये आईआर भी इनएक्टिव होगा, आईआर एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से ये स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सकेगा, ज़्यादा रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एज अ रिज़ल्ट में हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं होगा, पीक्स नहीं आएंगी व्हेन नो, अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर डायपोल्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। आयर रेडिएशंस जस्ट उस कंपाउंड की आयर रेडिएशंस उस कंपाउंड पे फॉल करेंगी जिनके दरमियान डायपोल हो, और जो डायपोल आयर रेडिएशंस फॉल करने के बाद उनके डायपोल में चेंज आ जाए, यानी कि आयर रेडिएशन फॉल की हैं, स्ट्रेचिंग आ जाए या बेंडिंग आ जाए। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की वजह से बॉन्ड इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं डायपोल चेंज, और उस डायपोल चेंज की वजह से वो कंपाउंड आयर एक्टिव कहलाएगा, और उस आयर एक्टिव की वजह से फिर हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इस इस स्लाइड में भी हमारे पास यही है कि नॉट ऑल मालिक्यूल अब्जॉर्ब आयर रेडिएशंस या आयर रीजन, सारे मालिक्यूल्स आयर रीजन में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। मालिक्यूल्स कैन ओनली अब्जॉर्ब आयर रेडिएशन व्हेन इट्स अब्जॉर्प्शन काज अ चेंज इन इट्स डायपोल मोमेंट। मालिक्यूल्स वही मालिक्यूल्स आयर रेडिएशन में अब्जॉर्ब होंगे जिनके अब्जॉर्प्शन के पास हमारे पास उनकी डायपोल मोमेंट में या उनके डायपोल में चेंज आ जाएगा, और यही कंपाउंड फिर हमारे पास आयर एक्टिव भी कहलाएंगे, और यही कंपाउंड फिर हमारे पास क्या होंगे, पोलर कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, एंड अ पोलर बॉन्ड इज आयर एक्टिव। नॉन पोलर बॉन्ड कौन से हैं, वीकली और नॉट अब्जॉर्ब रेडिएशंस, वीकली अब्जॉर्ब करेंगे या अब्जॉर्ब नहीं करेंगे रेडिएशंस, और नॉन पोलर कंपाउंड्स आयर इनएक्टिव भी होते हैं हमारे पास, बिकॉज देयर इज़ नो डायपोल, और जब डायपोल नहीं होगा तो फिर वो कंपाउंड हमारे पास आयर इनएक्टिव होगा, यानी कि स्पेक्ट्रम में पीक्स नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव डायपोल मोमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जो डायटॉमिक हो उनकी डायपोल मोमेंट होती है, अब्जॉर्ब इन आयर रीजन, और आयर रीजन में अब्जॉर्ब भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज़ आ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इज़ अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, और ये डायपोल मोमेंट भी इसकी चेंज होगी, इसके अंदर डायपोल मोमेंट होगी, और आयर रेडिएशंस के अब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी डायपोल मोमेंट में चेंज आएगा, ये आयर एक्टिव भी होगा, और हमारे पास स्पेक्ट्रम में पीक शो करेगा। वेदर इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेदर व्हेन इट इज़ सिमेट्रिकल, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल हमारे पास क्या होगा, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। वेदर दिस मॉलिक्यूल्स इज़ अनसिमेट्रिकल, फिर ये हमारे पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट में चेंज आएगा और आयर एक्टिव भी होगा, अदरवाइज़ ये मॉलिक्यूल जौन सा है वो आयर एक्टिव नहीं होगा हमारे पास। और ये लार्ज मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब एन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड हैव नो डायपोल, अब्जॉर्ब तो कर लेंगे लेकिन उनका डायपोल नहीं होगा। ठीक है, और डायपोल ना होने की वजह से डायपोल मोमेंट में चेंज भी नहीं आएगा, और आयर में शार्प पीक भी विजिबल नहीं होंगी। ट्रांजिशंस विच आर नॉट अकम्पेन्ड बाय चेंज इन डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आर इनएक्टिव। ट्रांजिशंस विच आर नॉट अकम्पेन्ड बाय चेंज इन डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास ट्रांजिशंस नहीं होंगी, डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा, तो वो कंपाउंड ऑटोमेटिकली आयर इनएक्टिव होगा। उसके बाद है हमारे पास बॉन्ड वाइब्रेशंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है H2 यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये बॉन्ड अब्जॉर्ब करेगा आयर रेडिएशंस को, ठीक है, तो क्या किया है, ये स्ट्रेचिंग हो रही है इसके दरमियान। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो उनके दरमियान भी उनके जो स्प्रिंग्स हैं या बॉन्ड्स हैं जो स्प्रिंग्स की तरह के एक्ट करेंगे और उनके दरमियान स्ट्रेचिंग होगी। इसी तरह आयर इनएक्टिव कंपाउंड्स कौन से होंगे, O डबल बॉन्ड O इज़ आयर इनएक्टिव बिकॉज देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो पोल्स क्रिएट, एंड N ट्रिपल बॉन्ड N इज़ आल्सो आयर इनएक्टिव। और आयर एक्टिव कौन से होंगे हमारे पास, C डबल बॉन्ड O जौन सा है वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होगा तो आयर एक्टिव होगा, हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर भी देगा, लीनियर स्ट्रेचिंग भी देगा और बेंट स्ट्रेचिंग भी देगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में हमारे पास क्या है, जब भी आयर रेडिएशंस आएंगी मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करेंगे वाइब्रेशन रेडिएशंस को, देन उनके दरमियान वाइब्रेशंस अकर होंगी। 2 टाइप ऑफ वाइब्रेशंस होंगी, एक फंडामेंटल और एक नॉन फंडामेंटल।
इस फंडामेंटल में है अगेन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, एंड बेंडिंग में है इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में है सीजरिंग, रॉकिंग, और आउट ऑफ प्लेन में वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। इन सबको आगे डिटेल से हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस में हमारे पास होंगे ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन टोन्स एंड फर्मी रेजोनेंस। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्प्रिंग, दिस इज़ अ बॉन्ड। वो क्या करेगा, जब वो आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेगा तो बिल्कुल इस स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। उनके दरमियान हमारे पास स्ट्रेचिंग भी होगी, बॉन्ड इंक्रीज भी करेगा या बॉन्ड डिक्रीज़ भी करेगा। जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स उसको क्लोज़ करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा, जब ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड एक्सिस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या हैं, जो लाइन ऑफ बॉन्ड में हो या बॉन्ड एक्सिस में हो, हम उनको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। वाइब्रेशंस के रिजल्ट में चेंज इन बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक कंपाउंड, ये दो कंपाउंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, जब हम इसको खींचेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज इन बॉन्ड लेंथ आएगा। बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा ये लाइन ऑफ बॉन्ड एंगल बॉन्ड पे ही होंगी, यानी कि हमारे पास जो बॉन्ड लाइन है या बॉन्ड एक्सिस है उसके ऊपर ही होगी। ओनली देयर इज़ नो चेंज इन एंगल, इसके एंगल में चेंज नहीं आएगा, जस्ट बॉन्ड लेंथ में हमारे पास चेंज आएगा। इसकी फर्दर टू टाइप हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। हेयर यू कैन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिक के केस में और एसिमेट्रिक के केस में। सबसे पहले तो सिमेट्रिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम टू पर्सन्स हैं, अगर वो एक ही साइड पे जा रहे हैं तो दे आर सिमेट्रिक, ठीक है। फॉर और एंड एसिमेट्रिक इज टू पर्सन्स हैं तो एक जौन सा है आगे जा रहा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे दिस इज एसिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल टू पर्सन्स हैं, वो दोनों आगे जा रहे हैं, ये सिमेट्रिक है। टू पर्सन्स हैं, एक आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है, ये हमारे पास एसिमेट्रिक है, या हम इसको एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। और इन द डायग्राम यू कैन सी दैट सिमेट्रिक, दोनों बॉन्ड्स जोन से हैं वो ऊपर को जा रहे हैं और दोनों इकट्ठे नीचे को आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को। लेकिन इन केस ऑफ एंटी सिमेट्रिक हमारे पास क्या है कि एक बॉन्ड ऊपर को जा रहा है और एक बॉन्ड जोन सा है वो नीचे को जा रहा है। ये हमारे पास केस है एंटी सिमेट्रिक का, या हम इसको एसिमेट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और इन दिस केस में हमारे पास बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, ओनली बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की दो टाइप, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड सिमल्टेनियसली, इकट्ठा, यानी कि इकट्ठे बॉन्ड्स HH CH और CH2 की इन्होंने एग्जांपल ली हुई है। अब क्या है कि इकट्ठे दोनों H ऊपर जाएंगे या इकट्ठे दोनों नीचे आएंगे सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस में हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और अदर इज डिक्रीज। एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, एक डिक्रीज करेगी, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे की तरफ ही जाएगी, जैसे पीछे आपने GIF या एनिमेशन में छोटा सा देखा। नेक्स्ट सिमेट्रिक वाइब्रेशंस, अगेन ये अकॉर्डिंग टू योर बुक या आप लोगों के सिलेबस के लिहाज से जो आप लोगों के नोट्स में होंगी चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसमें क्या है, फर्स्ट में सेम हमारे पास XY2 मालिक्यूल लिया हुआ है लीनियर में और बेंट में, सॉरी, और लीनियर में भी AB2 या XY2 हम इसको कह सकते हैं, और ये हमारे पास AB3 या XY3 मालिक्यूल लिया हुआ है। अब जब हमारे पास बेंट में XY2 मालिक्यूल है, XY2 को आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज X इज C एंड O2 इज़ Y2, ठीक है। तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, जब कार्बन डाइऑक्साइड में बेंट होगी वाइब्रेशन बाय अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशन, तो क्या होगा, मालिक्यूल्स या दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे या दोनों नीचे की तरफ आएंगे।
या दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं या दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। बोथ इन दिस केस यहाँ दोनों ए की तरफ आ रहे हैं और यहाँ दोनों बी की तरफ जा रहे हैं, ओके। और इन दिस केस में यू कैन सी हमारे पास तीनों जोन से हैं वो एक्स की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे तीनों हमारे पास ऊपर वाई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक वाइब्रेशंस का मतलब होता है जो एक ही साइड पे हों, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बेंट लीनियर और बेंट XY3 या AB3 मालिक्यूल जोन सा है सेम, या तो उसके Y3 जोन से हैं वो ऊपर को जा रहे हैं या नीचे को आ रहे हैं, बिल्कुल दूसरे केसेस में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट एसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक में हमारे पास यही है कि एक बॉन्ड जोन सा है इंक्रीज़ करेगा, एक डिक्रीज़ करेगा, एक ऊपर को जाएगा, एक नीचे को आएगा, ठीक है। बिल्कुल इन सेम सिचुएशंस पीछे वाली एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे ली हुई है, AB2 XY2 एंड XY3। एक जोन सा है नीचे को आ रहा है, एक ऊपर को, इसी तरह एक ऊपर को और एक नीचे को, एक ऊपर को, एक ए की तरफ और एक बी की तरफ, इसी तरह नीचे वाले में भी एक ए की तरफ एक बी की तरफ, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी एक नीचे को आ रहा है, कुछ ऊपर को जा रहे हैं। इस इधर भी सेम इट इज़, कुछ एंगल बॉन्ड्स ऊपर को जा रहे हैं, कुछ नीचे को आ रहे हैं, यानी कि एसिमेट्रिक है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है बेंडिंग वाइब्रेशंस। मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस की 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा कि वाइब्रेशन इज़ नॉट अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड की एक्सिस पे नहीं होगी। बॉन्ड के फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड है तो यहाँ तो इसके अबव होगी या इसके बिलो होगी, हमारे पास इसकी लाइन ऑफ एक्सिस पे नहीं होगी। फॉर और एंड देन नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड एंगल इज़ एल्टर्ड। एल्टर्ड का मतलब है चेंज होना। बॉन्ड एंगल्स जो से हैं ये बॉन्ड एंगल हमारे पास जो होता है ये चेंज होगा। अक्कर एट लो फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी पे होकर होती हैं बेंडिंग वाइब्रेशन एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी जो सी है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द बेंडिंग वाइब्रेशंस। पीछे आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 रीजन्स हैं, नियर, मिड रीजन एंड फॉर रीजन, ठीक है। मिड रीजन वो वाला रीजन है जो मेन रीजन है, जो मेन हम IR में स्टडी करते हैं। और इसके पीछे वेवलेंथ मैंने जो बताई थी UV में वो नैनोमीटर्स में थी, ये पर सेंटीमीटर में है। पर सेंटीमीटर में आप लोगों के इजी कन्वर्जेंस के लिए हम इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हैंस ये फर्दर जोन सा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में कि इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल वैसे मेरे माइंड में आया तो आई विल डिस्कस विद यू ऑल। नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं इसकी बेंडिंग वाइब्रेशंस की, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। जो इन प्लेन होंगी वो सिजरिंग और रॉकिंग होंगी, जो आउट ऑफ प्लेन होंगी हमारे पास वो ट्विस्टिंग एंड वैगिंग होंगी। इनको देखते हैं हम लोग। दिस इज़ द GI ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, इन प्लेन। इन प्लेन में हमारे पास है एक तो रॉकिंग और दूसरा है हमारे पास सिजरिंग, ठीक है। अब क्या है इन प्लेन में रॉकिंग और सिजरिंग में, रॉकिंग में क्या है कि एक दफ़ा एक एंगल जोन सा है वो नीचे को जा रहा है और दूसरा बॉन्ड भी उसके साथ नीचे को जा रहा है। हैंस हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम था और यहाँ पे आने से हमारे पास डिक्रीज़ का रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल में डिक्रीज़ आता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ में उतना डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं आता, हम उतना ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि ऑलमोस्ट नहीं करते, लेकिन बॉन्ड एंगल जो सा है वो एल्टर्ड होता है इन केस ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारे पास बॉन्ड लेंथ एल्टर्ड या चेंज होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक नीचे का रहा है दूसरा उसके पीछे नीचे आ रहा है। सिजरिंग में क्या होगा, सिजरिंग हम लोग कहते हैं सीज़र को हम लोग, सीजरिंग इज़ केस ऑफ सीज़र, सीज़र का केस जो सा है वो इसमें आएगा। सीज़र तो ऑलमोस्ट हर सबके घर में होते हैं, कैंची को सीज़र कहते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास जैसे कैंची मूव करती है इन सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल ये जोन सा है एक दूसरे के आमने सामने जोन सा है मूव करेंगे। और यहाँ पे यू कैन सी दैट बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा है और बॉन्ड में बॉन्ड एंगल जोन सा है वो बिल्कुल छोटा हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या है, आउट ऑफ प्लेन में 2 टाइप्स हैं, अगेन वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या है, जब बॉन्ड्स जोन से एक दूसरे के दूर चले जाएंगे तो वो फार रीजन में आ जाएंगे और जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो वो नियर रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ प्लेन है, यानी कि प्लेन के आउट होता है। तो क्या होगा, या तो दोनों इकट्ठे जोन से हैं वो दूर चले जाएंगे, अबव चले जाएंगे, या तो दोनों अबव चले जाएंगे ये और ये दूर चले जाएंगे। और वैग ट्विस्टिंग में क्या होगा
कि एक जोन सा है वो नीचे जाएगा और दूसरा फिर उसके पीछे जाएगा, एक पहले एक तरफ को जाएगा और फिर दूसरी तरफ को जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि वैगिंग में दोनों इकट्ठे ऊपर को आएंगे और दोनों इकट्ठे जोन सा है वो आउट ऑफ प्लेन यानी कि नीचे को जाएंगे, और ट्विस्टिंग में एक नीचे को जाएगा और एक ऊपर को आएगा। नो इन डिटेल, इन प्लेन बेंडिंग में हमारे पास क्या होगा, एक है सीजरिंग और एक है रॉकिंग। ठीक है, सीजरिंग में मैंने आपको बताया इन केस ऑफ सीजर, सीजर का जो केस होंगे दोनों जोन सा है वो एक ही तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, इन दिस प्लेन, और बॉन्ड एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। पहले बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जब ये करीब आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जोन सा है वो कम हो जाएगा। आगे है रॉकिंग, रॉकिंग में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एंगल टेक प्लेस इन सेम एंगल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एंगल जो है वो सेम एंगल पे होगी, इसी एंगल पे होंगे, इसी तरफ को मूव करेंगे, एक नीचे जाएगा और दूसरा फिर इसके नीचे जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। और अगेन ये मैंने आप लोगों के नोट्स और यहाँ बुक से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। सीजरिंग में क्या है, अगेन उन्होंने एक बेंट मालिक्यूल लिया हुआ है, लीनियर लिया हुआ है और एक बेंट XY3 लिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग कह सकते हैं ये बेंट XY2 है। ठीक है, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, और XY3 की जगह आप कोई भी ले सकते हैं, अमोनिया की एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं, NH3 की। ठीक है, क्योंकि X जोन सा है ये है और Y3 जोन से है वो ये। इस केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल हो सकती है X या A हम इसको कह सकते हैं, और ये Y2 या AB2। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास सीजरिंग में केस में क्या है कि दोनों एक ही साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, सीजर की तरह जब एक ही साइड पे मूव करेंगे पहले बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, जब ये आपस में करीब आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जोन सा है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल इस केस में लीनियर में भी क्या है कि दोनों जोन सा है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, और बेंट मालिक्यूल में क्या है, बिल्कुल सीजर की तरह दोनों मूव करेंगे इनवर्ट, और ये भी इस तरह इनवर्ट जोन सा है वो मूव करेगा। नेक्स्ट है रॉकिंग, रॉकिंग में क्या था कि एक आगे को जा रहा था और दूसरा फिर उसके पीछे आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इधर भी होगा कि वही इन्होंने मालिक्यूल एग्जांपल्स ली हुई हैं, सेम एग्जांपल्स हैं इन ऑल केसेस में, बेंट XY2, लीनियर AB2 एंड बेंट XY3। XY3 की जगह आप अमोनिया ले सकते हैं और इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल ले सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बेंट करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि एक नीचे को जाएगा और दूसरा उसके पीछे आएगा। बिल्कुल इसी तरह लीनियर में क्या होगा कि एक ऊपर को जा रहा है और दूसरा उसके पीछे को तरफ आएगा। इसी तरह बेंट में क्या है कि एक इधर को जा रहा है, दूसरा उसके पीछे और फिर तीसरा उसके पीछे मालिक्यूल में होगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सिंपल बेंडिंग वाइब्रेशंस दैट इट अकर इन प्लेन, रॉकिंग एंड सीजरिंग। एंड देन आउट ऑफ प्लेन की बात है, आउट ऑफ प्लेन में हमारे पास क्या होगा बेसिकली कि या तो वो हमारे पास जो प्लेन होता है या एक्सिस होता है एक बॉन्ड का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सिस ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, तो ये है एक ये, ठीक है, ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने बेंड करवाना है, और ये क्या होगा, या तो ये बॉन्ड का एक्सिस है या दोनों इसके अबव चले जाएंगे। ठीक है, या दोनों इसके बिलो आ जाएंगे। ठीक है, अबव द प्लेन या बिलो, ये हमारे पास अबव है और ये हमारे पास बिलो है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ट्विस्टिंग में क्या होगा, हमारे पास एक अबव होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ अ प्लेन, दे मूव अप एंड डाउन द प्लेन, या तो वो अप मूव करेंगे या वो डाउन मूव करेंगे इन केस ऑफ वैगिंग। ट्विस्टिंग में क्या होगा, वन एटम्स मूव अबव एंड अदर इज बिलो। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, एक अबव है और एक जौन सा है, ये तो उसका लाइन ऑफ एंगल है ना। ठीक है, एक जोन सा है वो और अबव, ये उसका लाइन ऑफ एंगल है, एक और अबव मूव करेगा और एक जोन सा है वो उसके बिलो मूव करेगा। ये दोनों अपोजिट साइड में मूव करेंगे, ये दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे हैं और ये एक अबव एंड एक बिलो द प्लेन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लेन, दोनों जोन से हैं या तो अबव जाएंगे या बिलो, और यहाँ पे एक अबव और एक बिलो द प्लेन जाएगा। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग एंड वैगिंग, अगेन एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक। वैगिंग में क्या हो रहा था, पीछे मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, दोनों या तो अबव द प्लेन जाएंगे या बिलो द प्लेन जाएंगे। ठीक है, और ट्विस्टिंग में क्या था, वन अबव द प्लेन एंड वन इज़ बिलो द प्लेन। एंड इन केस ऑफ वैगिंग यानी कि दोनों ने अबव द प्लेन जाना है या बिलो द प्लेन जाना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइंस जोन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दोनों अबव जाएंगे या दोनों
जोन सा बिलो द प्लेन जाएंगे। और इन केस ऑफ ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक अबव जाएगा और एक हमारे पास बिलो द प्लेन जाएगा, रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव नेगेटिव, एक अबव एंड एक बिलो। इसी तरह एक अबव और एक बिलो द प्लेन जाएंगे। ठीक है, thank you so much. This is all over the vibrations that are occurring when a molecule is IR active and absorb the IR radiations, and then change in dipole moment is occurring by stretching and bending vibrations. ठीक है, और ये सारी फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अंदर हमारे पास आ रही थी। नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस आउट करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।